हेलो बच्चों, तो स्वागत करते हैं आप सबका फोर्स एंड प्रेशर के लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा फोर्स क्या होता है। ठीक है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में कि आखिर फोर्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इस लेक्चर में डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमको, कितने तरह के फोर्स होते हैं, आखिर वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो पहले लेक्चर में जो कुछ भी हमने देखा फोर्स के बारे में, उसके आगे हम फोर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो मैं यहां पर लिखता हूं टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक, फोर्स यानी बल कितने प्रकार के होते हैं। तो जो फोर्स है हमारे पास में मुख्यतः दो टाइप का होता है। ठीक है, दो तरह के बल हमारे पास आसपास आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो हमारे पास टाइप होता है उसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा हमारे पास जो है वो है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो एक हो गया कांटेक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। हिंदी में अगर बात करें तो पहले को हम बोलते हैं संपर्क बल और दूसरे को बोलते हैं असंपर्क बल। ठीक है, एक है संपर्क बल और दूसरा है असंपर्क बल। तो ये दो तरह के ही हमारे पास में फोर्स होते हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं क्या सर ये जो संपर्क बल है और असंपर्क बल है इनके भी फिर से कैटेगरी हैं। तो हाँ, बहुत सारे कैटेगरीज हैं। कांटेक्ट फोर्स के दो एग्जाम्पल हमारे पास में, दो टाइप हुआ करते हैं, दो एग्जाम्पल आप कह सकते हैं। पहला ए अगर बात करते हैं तो मस्कुलर फोर्स। अभी आप घबराइएगा मत, इनके बारे में बहुत डिटेल से आपको बताऊंगा, पहले लिख लेता हूं एक बार चीजों को। मस्कुलर फोर्स, ठीक है, मस्कुलर फोर्स को हम लोग बोलते हैं पेशीय बल। ठीक है, हिंदी में पेशीय बल। और दूसरा है हमारे पास बी कांटेक्ट फोर्स में फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स को हम बोलते हैं घर्षण बल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है घर्षण बल, इसके बारे में भी आ रहे हैं, थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। और नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमको तीन पढ़ना है। यहाँ पे तीन तरह के फोर्स है नॉन कांटेक्ट में। ए मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, एफ लिख रहा हूँ केवल, तो इसका मतलब समझ जाइएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल पहला जो हमारे पास है। दूसरा हमारे पास में है क्या, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स यानी इसको हम बोलते हैं चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। और तीसरा और अंतिम है इसमें सी, जिसको हम बोलेंगे क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे इन्हीं पांच तरह के फोर्स, यानी पांच जो हमारे पास में एग्जांपल्स हैं फोर्स के, या टाइप बोल सकते हैं आप, इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। कांटेक्ट फोर्स में दो का और नॉन कांटेक्ट फोर्स में तीन तरह के एग्जांपल्स। अब आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से समझिएगा, कोई भी चीज आपको इसमें सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इनसे रिलेटेड, यानी क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या है मैग्नेटिक फोर्स, क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सारी चीजें एकदम से क्लियर होंगी अगर आप लेक्चर को बहुत ध्यान से देखते हैं। तो पांच तरह के फोर्स इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ फोर्स में, यानी बल का जो प्रकार है, दो मुख्य प्रकार जो मैंने यहां पे लिखा। कांटेक्ट फोर्स, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कांटेक्ट की बात होगी, यानी चीजें आपस में टच करेंगी। संपर्क, संपर्क का मतलब क्या है, इसको हम टच करते हैं तो इसको बोलते हैं कांटेक्ट किया मैंने, और इसको दूर रख दिया, इसको टच नहीं करूंगा तो बोलूंगा नॉन कांटेक्ट, से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। तो कांटेक्ट फोर्स ऐसा फोर्स होता है, ये फोर्स तब प्रोड्यूस होता है जब चीजें आपस में टच में होती हैं। क्योंकि पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया कि दो चीजों के बीच जब इंटरेक्शन होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में इंटरेक्शन होता है तो हमको फोर्स वहां पे दिखाई देता है। अब वही इंटरेक्शन दो तरीके से हो सकता है। एक ऐसा हो सकता है कि ये दोनों चीजें आपस में टच करें, दोनों ऑब्जेक्ट आपस में टच करें तब वहां फोर्स प्रोड्यूस हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों चीजें टच न करें फिर भी फोर्स वहां पे प्रोड्यूस हो सकता है, जैसे नॉन कांटेक्ट फोर्स में होता है। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में यही होता है, चीजें आपस में टच नहीं करती है लेकिन फिर भी वहां पे आपको फोर्स दिखाई देता है। तो एक एक करके यहां पे देखते हैं। जैसे आप मैग्नेटिक फोर्स देख लीजिए, इसका एग्जांपल है चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल में क्या होता है, दो चुंबक होते हैं, दूर दूर रहते हैं, फिर भी उनमें फोर्स लगता है एक प्रकार का, वो या तो दूर चले जाते हैं या तो पास आ जाते हैं। आखिर क्या है उसका कारण क्या है, क्यों वो दूर जाता है, क्यों पास आते हैं, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मस्कुलर फोर्स से। तो पहला जो कांटेक्ट फोर्स है वो मस्कुलर फोर्स है, जिसको हम पेशीय बल बोलते हैं। तो देखिए मस्कुलर फोर्स क्या है, हम अपने दैनिक जीवन में कोई भी एनिमल हो, एनिमल में कैटेगरी में हम लोग भी आते हैं, यानी ह्यूमंस क्या है, एनिमल्स कहलाते हैं। तो ह्यूमन हो या कोई भी एनिमल हो, कोई भी कार्य करता है जो,
तो उससे किससे रिलेटेड है वो? मस्कुलर फोर्स से, क्योंकि मस्कुलर का मतलब मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाया जाए। मसल्स किसके अंदर पाई जाएंगी? केवल और केवल एनिमल्स में पाई जाती हैं, प्लांट में मसल्स नहीं पाई जाती। तो जितने भी एनिमल्स हैं वो जो भी फोर्स लगाते हैं वो कौन सा फोर्स कहलाएगा? मस्कुलर फोर्स। जैसे इस मार्कर को मैं पकड़ के ऊपर उठाता हूं तो ये कौन सा फोर्स है? मस्कुलर फोर्स है, मसल्स के द्वारा यानी हमारे पेशियों के द्वारा लगाया जा रहा है। अगला, अगर मैं किसी चीज को धक्का देता हूं तो क्या है? उसको टच किया मैंने, तो टच करने के बाद जब उसको धक्का दूंगा, जैसे कार को मैं धक्का दे रहा हूं तो बिना टच के तो कार आगे जाएगी नहीं। जब मैं उसको टच करूंगा यानी कांटेक्ट करूंगा उससे, तो फोर्स वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। और वो फोर्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है? हमारी मसल्स के द्वारा। और आप सोचिए वो मसल्स में फोर्स कहां से आ रहा है? मसल्स में एनर्जी कहां से आ रही है उसको फोर्स लगाने की? तो जब हम फूड, ठीक है, फूड जो हम लेते हैं उसमें एनर्जी होती है, उस एनर्जी के द्वारा हम मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। तो एनर्जी ओवरऑल सन से ही मिलती है। सूर्य के द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वहां पे वो भोजन बनाते हैं, उस भोजन का हम इस्तेमाल करते हैं और वो एनर्जी हमारे अंदर आती है। तो मस्कुलर फोर्स का मतलब आप समझ चुके होंगे, कहीं ना कहीं एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स है, यानी अगर बिना किसी चीज को टच किए हम उसमें फोर्स नहीं लगा सकते। अगर हम सोचें कि एक बॉल वहां पे है या बॉल यहाँ पे है तो उसको बिना धक्का दिए आगे भेज दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक हम उसको टच नहीं करेंगे, यानी जब तक उससे हम संपर्क नहीं करेंगे, कांटेक्ट नहीं होगा, तब तक हम फोर्स नहीं लगा सकते। इसीलिए इसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। एनिमल्स की बात करें तो आप बैलगाड़ी वगैरह देखे होंगे, या टांगा वगैरह जो घोड़े से चलता है, तो जो बैलगाड़ी होती है उसको कौन खींचता है? बैल खींचता है। किस फोर्स के द्वारा खींच रहा है? वो अपने मसल्स के द्वारा उस पर फोर्स लगा रहा है, तो वो एक प्रकार का मस्कुलर फोर्स है, क्योंकि एनिमल्स वहां पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, कोई घुड़सवार है, घोड़े पे बैठा हुआ है, तो घोड़ा आगे चल रहा है, किसके कारण वो जा रहा है? फोर्स, घोड़ा जो है फोर्स लगा रहा है, किसके कारण? अपने मस्कुलर फोर्स के कारण। हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल किसके कारण चलता है? मस्कुलर फोर्स के कारण। अगर हम पैडल मारना बंद कर दें साइकिल का तो क्या होगा? रुक जाएगा तुरंत। क्यों रुकेगा? क्योंकि फोर्स ही नहीं लगेगा तो कोई चीज मोशन ही नहीं करेगी। पहले ही चैप्टर बताया गया है कि फोर्स क्या होता है, किसी चीज के मोशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो मस्कुलर फोर्स आपको पता चला होगा, सारी की सारी थियोरेटिकल चीजें थी, इसीलिए मैं इतनी देर इसमें कुछ लिख नहीं रहा हूं, आपको सारी चीजें क्लियर केवल बताता हुआ चल रहा हूं कि मस्कुलर फोर्स है क्या, कहां कहां पे यूज होगा। तो कोई भी ऐसा फोर्स जो एनिमल्स के द्वारा लगाया जाए कहीं भी, ठीक है, वो मस्कुलर फोर्स कहलाएगा। हम गेंद को ऊपर की तरफ फेंक देंगे तो किस फोर्स के द्वारा मैंने उसको फेंका? मस्कुलर फोर्स के कारण। अब वो नीचे आ रहा है वो दूसरा कुछ है, वो फोर्स क्या है? नॉन कॉन्टेक्ट है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम गेंद को ऊपर फेंक रहे हैं तो वो कौन सा है? मस्कुलर फोर्स है। फुटबॉल को हम पैर से मार रहे हैं तो कौन सा फोर्स है? मस्कुलर फोर्स, क्योंकि हमारी मसल्स हैं पैर की जो उसको धक्का दे रही हैं। तो इस तरीके से मस्कुलर फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल हैं। मैं यहाँ पे राइट कर रहा था, ये सारी चीजों को लिख रहा था, तो इसमें कौन सा फोर्स लगा रहा हूं मैं? तो फोर्स मस्कुलर फोर्स ही है हमारा, यानी लिखने में जब जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे चीजें, किसके द्वारा मैं कौन सा फोर्स लगा रहा हूं? मस्कुलर फोर्स। बिना अगर फोर्स ना लगाऊं, ऐसे मारकर यहीं रख दो, कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा तो कोई चीज लिखी नहीं जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं मस्कुलर फोर्स के एग्जांपल, और क्या होता है आपको बातें क्लियर हुई होगी। दूसरा जो हमारे पास में है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन जो है एक हमारे पास में एक नेसेसरी इविल है, एक आवश्यक बुराई है। कुछ साइंटिस्ट इसको बोलते हैं इट इज ए नेसेसरी इविल, यानी ये हमारे पास एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक बुराई का मतलब क्या है? देखो, आवश्यक बुराई मतलब ये है कि ये एक प्रकार की इविल है। ठीक है, फ्रिक्शन क्या करता है? हमारे मोशन का अपोज करता है, अपोज भी करता है किसी भी वस्तु का, और हमको चलने में सहायता भी करता है। जैसे फ्रिक्शन पहले समझते हैं, फ्रिक्शन फोर्स लगता कहां पे है? जैसे मस्कुलर फोर्स आपको समझ में आया, जहां पे भी मसल्स होगा उसके द्वारा, मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा उसको बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है सर? घर्षण बल क्या है? देखिए, घर्षण बल दो वस्तुओं के बीच में लगता है। ठीक है, दो वस्तुएं जो आपस में कांटेक्ट में हो, जैसे ये मार्कर है और ये मार्कर, इसको अगर मैं आपस में कांटेक्ट में कर देता हूं और एक कोई मोशन करवाता हूं किसी एक को, तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट की सरफेस के बीच में एक फोर्स लगेगा, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, जैसे एक मान लो ब्लॉक था, ये छोटा सा टुकड़ा मान लो पत्थर का, और एक दूसरा पत्थर का टुकड़ा है। अब इन दोनों टुकड़े को मैं एक के ऊपर एक को रख के, यानी दोनों टच में है आपस में, टच का मतलब कांटेक्ट, कांटेक्ट में है, और यहां पे क्या है? अब इसको मैं एक को आगे धक्का दे रहा हूं पहले वाले को, तो क्या होगा? ये दूसरे वाले के ऊपर से फिसलता हुआ आगे जाएगा। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करेगा यहां पे, दोनों जहां पे टच हैं, इसी फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और ये फोर्स हमेशा हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर एक मान लो कोई टेबल है बड़ा सा, ठीक है, टेबल को अगर हम धक्का देते हैं, धक्का देंगे टेबल को आगे की तरफ, तो इसके जिस सतह पे रखा होगा, अर्थ पे रखा है ये, पृथ्वी पे,
तो ये जहां रखा होगा इस पे एक फ्रिक्शन काम करेगा। क्यों? क्योंकि टेबल एक दूसरी ऑब्जेक्ट है, अर्थ हमारे पास में दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच में दो सतहों के बीच में एक बल कार्य करेगा, इसी को बोलते हैं घर्षण बल। और अगर हम इसको धक्का आगे की तरफ दे रहे हैं तो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इसको पीछे की तरह एक फोर्स लगेगा। और हम जानते हैं कि जब कोई फोर्स, दो फोर्स ऐसे हों कि एक आगे लग रहा है एक पीछे लग रहा है, तो मोशन का वहां पे अपोज होता है, यानी फोर्स क्या होता है वहां पे, कम हो जाता है। अगर यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स हम आगे की तरफ लगा रहे हैं तो ये 10 न्यूटन से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे की तरफ भी एक फोर्स है। कौन सा फोर्स? घर्षण बल, यही फ्रिक्शन फोर्स, ये इसके मोशन को अपोज करेगा। ठीक, तो किसी भी चीज को अगर हम धक्का देते हैं, तो मान लो हम कार को धक्का दे रहे हैं, तो मस्कुलर फोर्स के द्वारा भले धक्का दे रहे हैं, लेकिन उस कार के पहिए और अर्थ के बीच में जो फोर्स लगेगा, कार का पहिया जो होगा, जैसे ये मान लो कार है, इसका जो पहिया जो कि अर्थ से टच में होगा, यहां पे क्या करेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उनके पहियों के बीच में। क्यों? पहिया और अर्थ आपस में कांटेक्ट में है और एक मोशन कर रहा है उस पर, तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा और वो उसके मोशन को अपोज करेगा। अब यही एग्जांपल था कि अगर कार को धक्का देके छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर में रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? फ्रिक्शन फोर्स कारण, क्योंकि हमने धक्का आगे दिया था, उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ काम कर रहा था, और वो फ्रिक्शन फोर्स जब हम धक्का देना बंद कर दिया, यानी आगे का फोर्स खत्म हो गया, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स तो अब भी बैक साइड काम कर रहा है और उसको रोक देता है। इसी तरीके से कोई गेंद है, अगर बैट्समैन गेंद को हिट करता है तो गेंद कुछ दूर जाने के बाद क्या होगी? रुक जाती है। कारण क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। वो जमीन पर घिसती हुई आगे की तरफ जाएगी, और जब वो फोर्स उसमें आगे की तरफ लगता है, बैट के द्वारा जो लगाया गया फोर्स है, जैसे ये गेंद है तो गेंद क्या होगा? आगे की तरफ जाएगा, लेकिन अर्थ है, अर्थ के ऊपर जाते समय ये क्या होगा? इस पे पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि इसके मोशन का अपोज करेगा, इसके गति का विरोध करेगा, और धीरे धीरे ये रुक जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये रुक जाएगा। हम चलते हैं जमीन पे तो किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल ही नहीं पाते। कारण यह है कि हम क्या करते? फिसल जाते। जैसे आप खुद समझिए, अब ये फ्रिक्शन देखिए दो बातों पे निर्भर करता है। पहले ये समझ लेते हैं, फिर आगे बात बताते हैं। जैसे कितना कांटेक्ट में है चीजें। अगर ये पूरी तरीके से कांटेक्ट में है तो हम बोलेंगे कि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा। और दूसरी चीज, इसका सरफेस कैसा है। सरफेस अगर स्मूथ होगा, जैसे मान लो एक ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसका सरफेस क्या है? थोड़ा सा रफ है ऐसे, ठीक है। और एक क्या है? एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसका सरफेस भी नीचे का रफ है, इस तरीके से। तो जब रफ सरफेस होंगे तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगेगा। कारण क्या है कि जो इसका ग्रूव होगा इसमें फंस जाएगा। जैसे एक के ऊपर एक अब हम रख के इसको आगे की तरफ धक्का देंगे, तो जब रफ है तो इसमें क्या होगा? ये फंस जाएगा, फंसने के बाद आगे ही नहीं जाएगा। यानी अगर सरफेस रफ है, दो ऑब्जेक्ट हैं जिनकी सतह बहुत ही खुरदरी है, तो उस पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा काम करेगा। लेकिन अगर वही स्मूथ हो जाए, ठीक है, मान लो दो ऑब्जेक्ट लिया मैंने, इसके बीच में ऑयल लगा दिया, ऑयल लगाने के बाद क्या होगा? एक तो स्मूथ था, ऊपर से ऑयल लगा दिया और ज्यादा स्मूथ, तो ये और आसानी से आगे जाएगा। रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा काम करेगा, और जब फ्रिक्शन ज्यादा काम करेगा तो ये चीज आगे नहीं जा पाएगी पीछे की साइड, क्योंकि फोर्स ज्यादा लग रहा है। और लेकिन जब यहाँ पे सरफेस पे क्या है? रफनेस नहीं है, बहुत ही स्मूथ चिकना सतह है, तो क्या होगा? जो हम फोर्स लगाएंगे इस पे पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स है बहुत कम हो जाएगा। जब पीछे की तरफ फोर्स कम लगेगा तो ये चीज आसानी से आगे चली जाएगी। ऐसा ही आपने देखा होगा, जब कभी हमारा पैर केले के छिलके पे पड़ जाता है तो हम फिसल जाते हैं, चल नहीं पाते। कारण क्या है? या कहीं पे अगर किसी फर्श पे तेल वगैरह लगा हुआ हो तो आप वहां पे गिर जाएंगे। कारण यही कि जब तेल लग जाता है तो क्या होगा? वो सरफेस स्मूथ हो जाएगी, और स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम हो जाता है, और जैसे ही फ्रिक्शन कम होगा हम वहां पे गिर जाएंगे, ठीक, चल नहीं पाएंगे। ऐसे ही जो बैट्समैन होते हैं वो स्पाइक वाले, या जो फुटबॉलर्स होते हैं स्पाइक वाले जूते पहनते हैं, नोकदार जूते पहनते हैं, जो जिससे वो चले तो जमीन पे वो धंस जाए और वो गिरे ना, क्योंकि उनको हमेशा दौड़ना होता है, ठीक। तो जूतों को ऐसा बनाया जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा जो टायर्स बनाए जाते हैं साइकिल के या बाईसाइकिल के, उसमें ग्रूव्स होते हैं, गड्ढे होते हैं जगह जगह। एकदम प्लेन टायर नहीं बनाया जाता। कारण यही है, प्लेन टायर होगा तो वो बाइक क्या होगी? फिसल जाएगी और गिर जाएंगे हम, चोट लग जाएगी। इसलिए थोड़ा सा उसमें ग्रूव, जितना अच्छा ग्रूव रहेगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन काम करेगा। हम चलते हैं फ्रिक्शन की वजह से। ये मार्कर जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, तो जो कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ, तो ये अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो ये लिखाई या जो हमारे पास राइटिंग हो रही है नहीं होती, ठीक है। तो किसी चीज को लिखने के लिए, यानी जो हमारा पेन कागज पे चलता है वो भी फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन नहीं होता तो यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं जा सकता था। अब देखो, ये फ्रिक्शन तीन तरह का होता है। ये कई बार सीएचएस में पूछा गया है कि किस तरह का फ्रिक्शन होता है, कौन सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, किसमें किसमें कम होता है। तो देखिए, फ्रिक्शन फोर्स तीन तरह का है। एक को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। एक को बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन,
और एक है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक, तो 3 तरह के फ्रिक्शन हैं। स्टैटिक, तीनों को पहले समझते हैं फिर देखते हैं। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ है अर्थ के ऊपर, अब जब इसको हम धक्का देते हैं तो आप अगर थोड़े फोर्स से इसको धक्का देंगे, मान लो बहुत बड़ा सा ये क्या संदूक है या बॉक्स है कोई, तो जब बॉक्स को धीरे से अगर धक्का देते हैं तो आगे नहीं जाएगा। लेकिन और ज़्यादा फोर्स लगाएं, थोड़ा सा और फोर्स लगाएं, थोड़ा सा और फोर्स लगाएं, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये आगे चलना स्टार्ट हो जाता है। तो जब तक ये चलता नहीं है, जब तक ये मोशन में नहीं आता, तब तक इसके अंदर जो हम फ्रिक्शन लग रहा है इसके बीच में, सरफेस के बीच में, वो कौन सा फ्रिक्शन होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कोई वस्तु रुकी हुई है उस समय उसके अर्थ के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको क्या बोल रहे हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही जब चलने लगता है तो चलने के बाद क्या होगा? ये स्लाइड करने लगा, यानी फिसलने लगा, तो उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी ये मोशन में है, उस समय इसके सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है, यानी कोई चीज चलती जा रही, मान लो ये यहाँ पे है मार्कर, मैं इसको यहाँ पे धक्का दे रहा हूँ तो ये आगे नहीं जा रहा, ठीक है, एक समय आएगा मान लो आगे नहीं जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है, थोड़ा सा फोर्स लगाया अभी आगे जाने लगा, तो आगे जाते समय जो इसके सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है चलते समय, उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और सबसे लास्ट में रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? सबसे कम होता है। जैसे किसी पहिए के बीच में, अब कार है तो कार का जो पहिया है उसके बीच में, यानी कोई चीज रोल करते हुई जाती हो, लुढ़कती हुई जा रही हो आगे, तो उसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो आप खुद समझिए कौन सा फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा? स्टैटिक वाला सबसे ज्यादा होगा। कोई चीज जब रुकी होती है, एक बार चलने लगती है, जैसे कार है, तो पहले एक बार बड़ी तेजी से धक्का देना पड़ेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि उसके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। जब एक बार स्टार्ट हो जाती है चलना तो क्या होगी? थोड़ी सी आसानी से चलेगी। तो इसका मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन यानी पहिए हम लोग बनाते इसीलिए हैं किसी चीज को, जैसे अभी कार से पहिया निकाल दो और तब धक्का दो, तब देखो क्या होता है। तो कार से पहिया निकाल के अगर धक्का दोगे तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, लेकिन पहिया लगा दिया तो रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। यानी रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? सबसे कम होता है। यानी फ्रिक्शन को कम करने के लिए ही हमने उसमें पहिए लगाए हुए हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसमें कौन सबसे ज्यादा होता है और कौन सबसे कम होता है। स्टैटिक सबसे ज्यादा, उससे कम स्लाइडिंग, और सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन के बारे में थी चीजें। मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता रहा था कि इन सरफेस के बीच पे डिपेंड करता है। तो 2 चीजें इसमें याद रखनी है कि सरफेस कैसा है, रफ है या स्मूथ है। रफ होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा काम करेगा, स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम काम करेगा। और एक चीज कितना कांटेक्ट में है, थोड़ा सा कांटेक्ट में होगा, जैसे देखो रोलिंग फ्रिक्शन में बस इतना ही कांटेक्ट था तो फ्रिक्शन कम लग रहा है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कांटेक्ट में है, जितना ज्यादा कांटेक्ट उतना ज्यादा फ्रिक्शन, और जितना कम कांटेक्ट होगा उतना कम फ्रिक्शन होगा। तो ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। फ्रिक्शन हर जगह पे है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल नहीं सकते थे, हम कुछ लिख नहीं सकते थे, इसीलिए इसको हमने बोला ये आवश्यक बुराई है, यानी जरूरी भी है लेकिन बुराई भी है। ठीक है, कई जगहों पे हमारा ये नुकसान भी पहुंचाता है, जैसे टायर घिस जाते हैं, किस कारण? फ्रिक्शन कारण। अगर फ्रिक्शन नहीं होता टायर हमारा हमेशा वैसा का वैसा ही बना रहता। तो कई सारी इसकी बुराइयां भी हैं। तो अब ये कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया दोनों, आप इसको अच्छी तरीके से समझे होंगे आशा करते हैं। आगे चलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की तरफ। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, क्योंकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स थोड़ा सा मुझको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें। तो इसको आप रिवाइज करके देख सकते हैं, अगर आपको फिर से अच्छे से और अच्छे समझना है। 2 बार अगर आप चीज़ों को देख लेते हैं तो आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएगी। अब आगे चलते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जो हमारे पास पहला फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है? देखो, शब्द लिखा है हिंदी में स्थिर वैद्युत बल। स्टैटिक का मतलब भी होता है रुकी हुई। अभी यहाँ पे मैंने लिखा था ना स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक जब रुका होता है कोई वस्तु तो उस पर जो फ्रिक्शन लगता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये। अब इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब हमारे पास में है इलेक्ट्रॉन्स की चीजें, यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। अब देखिए, ये जो हमारे पास में है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये 2 चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में काम करता है, और ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये मार्कर है, तो ये मार्कर कैसा होता है हमारे पास? ये बिना किसी चार्ज का है, कोई चार्ज नहीं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। एटम से जब ऑब्जेक्ट मिलकर बना होगा तो इस एटम्स में आप पढ़े होंगे क्लास 6 7 में कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो एटम से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे एटम्स होते हैं। ठीक, जब एटम्स हमारे पास में यानी परमाणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो परमाणु में 2 चीजें हैं मुख्य रूप से। वैसे तो होते हैं 3 चीजें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर आपको इनके बारे में चीजें नहीं पता है, क्या होता है एटम, क्या होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो आप कमेंट करिए नीचे, मैं एक अलग लेक्चर में बताऊंगा क्या होती हैं ये सारी चीजें। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 चीजें होती हैं, जिसमें जो न्यूट्रॉन होता है वो उस पर चार्ज 0 होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता। लेकिन प्रोटॉन जो होता है उस पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है।
अब कोई भी एटम होता है ना, तो उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी मान लो ऐसे कोई ए एटम है, ये इसमें 10 प्रोटॉन होते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। और प्रोटॉन हमेशा क्या होता है, सेंटर में होता है, यहाँ पे प्रोटॉन इसके सेंटर में होगा और बाहर बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये थोड़ा सा मैंने एटम के बारे में आपको बता रहा हूं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर चक्कर लगाएंगे। यानी कोई भी अगर एटम आप लेंगे, न्यूट्रल एटम होता है हमेशा, अगर उस पर कोई भी हम रब वगैरह नहीं किए, उसको कहीं से घर्षण वगैरह नहीं हुआ है, तो वो क्या होगा हमारे पास में हमेशा का हमेशा कैसा करेगा, ये हमारे पास में हमेशा न्यूट्रल होता है। यानी किसी के ऊपर जितने प्लस होंगे उतने माइनस होंगे, तो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास में न्यूट्रल होगा। अब इसको याद रखना है कि हमारे पास प्रोटॉन कैसा होता है, सेंटर में न्यूक्लियस में पाया जाएगा और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सेंटर है, ये गोला बना है, इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, दोनों चीजें इसमें है। न्यूट्रॉन पे खैर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन बाहर यहाँ चक्कर लगाते हैं, ये इस तरीके से। तो ये एक एटम का हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया। अब देखिए होता क्या है कि अगर किसी दो ऑब्जेक्ट को रगड़ोगे, मान लो ये एक एटम है, एक एटम और लेके आए यहाँ पे, ठीक, इसको आपस में हम रब कर रहे हैं। रब करने का मतलब जैसे ये है, ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर है, दोनों को आपस में से हम रब कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। तो रगड़ने से होगा क्या कि जो बाहर हैं इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। निकलने का मतलब ये निकल के हो सकता है बाहर चले जाएं, या हो सकता है कि ये इसका इलेक्ट्रॉन निकल के इसके अंदर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से क्या होता है कि जो ये न्यूट्रल था, इस पे कोई चार्ज नहीं था, जीरो चार्ज था, इस पे भी जीरो चार्ज था। जब इसको हम रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं। जैसे इसके पास मान लो 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास मान लो 5 प्रोटॉन थे और 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। जब मैंने इसको रगड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल के इसके अंदर चला गया। अब एक इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर चला जाएगा इसका, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब 9 ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ। जब 9 इलेक्ट्रॉन हो गए और कितने प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन, तो अब देखो आप यहाँ पे प्लस वाला तो 10 है और माइनस वाला कितना बचा, 9। तो ओवरऑल इसके पास एक प्लस आया। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्रोटॉन 5 है, प्लस वाला 5 है और माइनस वाला 5 तो पहले से था, एक इसका बाहर से आ गया, तो कितने हो गए, 6, यानी माइनस वाला 6 हो गया। तो इसको ऐड करोगे तो आएगा -1। तो यहाँ देख रहे हो जो इसके ऊपर 0 0 चार्ज था, 5 प्लस थे 5 माइनस 0 हो गया, 10 प्लस 10 माइनस थे 0 था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको आपस में रगड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल के इसमें चला गया। इस इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया और इसमें इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इस पे माइनस चार्ज आ गया। तो ये क्या आ गए, ये अब हो गए चार्ज्ड। पहले क्या थे, अनचार्ज थे। जब मैंने इनको रब नहीं किया था तो ये अनचार्ज थे, लेकिन जैसे ही इनको मैंने आपस में रगड़ा ये चार्ज हो गए। तो इन्हीं चार्ज के कारण क्या, अब जब इसमें चार्ज आ गया तो हम जानते हैं कि कोई भी प्लस धन आवेश जो होता है वो ऋण आवेश को अपनी तरफ खींचता है। इसको हमेशा याद रखेंगे कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। यानी अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, ये प्लस प्लस चार्ज है इस पे सारा, इस पे भी प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको इधर दूर धक्का देगा, ये इसको दूर धक्का देगा। अगर दोनों माइनस हैं, ये सब माइनस है, इस पे भी माइनस है, तो भी क्या करेगा, ये इसको धक्का देगा, वो इसको धक्का देगा, यानी दोनों आपस में धक्का देंगे, दूर जाएंगे। लेकिन अगर विपरीत चार्ज हैं, अपोजिट चार्ज हैं, एक के ऊपर प्लस चार्ज है और दूसरे के ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, या इसको अपनी तरफ खींचेगा। क्यों खींचेगा, एक फोर्स इनके बीच में डेवलप होगा। यहां रिपल्सन कर रहा है फिर भी एक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है फिर भी एक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। इन्हीं फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके कारण, किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के द्वारा जो फोर्स डेवलप हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कोई ऐसी वस्तु जो धन आवेशित है या ऋण आवेशित है, किसी धन आवेशित या ऋण आवेशित वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है, या कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होगा उसको भी आकर्षित प्रतिकर्षित कर सकती है। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे चार्ज कहीं मूव नहीं कर रहा है, चार्ज इसके पास फिक्स यहीं पर रुका हुआ है, स्थिर है, और इलेक्ट्रॉन्स के आने जाने से हो रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। इसका एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है, आप बहुत अच्छे से एग्जाम्पल कई सारे आप जानते हैं। कौन सा एग्जाम्पल सर, जब हम सर पेन को अपने बाल में रगड़ते हैं और कागज के पास लेके जाते हैं तो कागज को अपनी तरफ खींचता है। एग्जाम्पल आपने ऐसा किया होगा ना। तो ये कागज को अपनी तरफ क्यों खींचता है, जैसे हम इस मार्कर को अगर बाल से यहाँ रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होगा, हो सकता है इसका इलेक्ट्रॉन बाल के अंदर चला गया हो, और उस इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए क्या करेगा, लेने के लिए फिर से वो कागज से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और कागज को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये उनके बीच में क्या हुआ, आकर्षण बल हुआ। ये आकर्षण बल क्यों हुआ, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा हो जाते हैं। किन्हीं चीज को रब करने से उसके इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा होते हैं।
तो घर्षण से ही एक प्रकार से उत्पन्न होता है ये बल। और इसको नॉन कांटेक्ट फोर्स में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें चीज़ों को हम कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये इतनी दूर रहेगा, प्लस वाला यहाँ है, माइनस वाला यहाँ है, टच नहीं कराएंगे फिर भी ये इसको खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक है, या ये इसको खींच लेगा अपनी तरफ। तो आपस में थोड़ा सा गैप है, कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी ये फोर्स काम कर रहा है। या प्लस वाला यहाँ है, प्लस वाला यहाँ है, तो दूर रहेंगे फिर भी रिपल करेंगे। तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है एक प्रकार का। किस तरह से डेवलप होता है, आपको अब बेसिक चीजें याद रखनी है इसमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन के आने जाने से उत्पन्न होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चार्ज होगा, चार्ज कब होगा, जब उसको हम रगड़ेंगे, तो चार्ज होने के बाद चीजें आपस में प्रतिकर्षित करती हैं या आकर्षित करती हैं। अगर अलग अलग चार्ज होंगे तो आकर्षित करेंगी, अगर सेम चार्ज हो जाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। अब चलते हैं अगला मैग्नेटिक फोर्स। देखिए मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेट के द्वारा, नाम से ही पता चल रहा है कि मैग्नेट के द्वारा यहाँ पे उत्पन्न होगा। मैग्नेट का मतलब क्या है, हम जानते हैं कोई मैग्नेट, आप बार मैग्नेट लिए होंगे, बचपन में बहुत सारे मैग्नेट वगैरह से खेल होते थे, ठीक। तो यहाँ ये नॉर्थ है हमारे पास एक पोल, एक साउथ पोल, इसमें भी हो सकता है एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी मैग्नेट आप लेते हैं उसमें दो पोल होते हैं। पोल क्या होता है सर, समझ नहीं आया। देखो पोल होता है इस चुंबक के दो ध्रुव। वो क्यों डेवलप होते हैं, वो होते हैं क्योंकि हमारे पास देखो नॉर्थ और साउथ पोल कहां से आप पता करेंगे। जैसे ये हमारा अर्थ है, अर्थ का मान लो नॉर्थ ये है, साउथ ये है। तो अगर हम किसी चुंबक को लेते हैं और इसको यहाँ पे मान लो ये चुंबक है, इसको अगर मैं स्वतंत्र रूप से यहाँ पे अगर धागे से बांध के ऐसे लटका देता हूँ इसको, तो ये देखोगे कि दो ही डायरेक्शन में खड़ा होगा। इसका एक सिरा नॉर्थ की ओर होगा और एक साउथ की ओर होगा। जो सिरा नॉर्थ की ओर होता है उसको, यानी अर्थ के जो नॉर्थ की ओर होगा उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, और जो साउथ की ओर होता है उसको साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना है इसको। जैसे ये हमारा अर्थ था, इसका नॉर्थ ये है, इसका साउथ ये है, तो इस चुंबक का नॉर्थ पोल ये होगा, इस चुंबक का साउथ पोल ये होगा। अब ये हमारे पास में दो पोल हो गए। अब इन दोनों पोल से क्या दिक्कत होगी कि दो पोल्स जो होते हैं चुंबक के, ये आपस में, अब दो चुंबक को पास में लाओगे तो जो सेम पोल होते हैं, जैसे वहां पे क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, सेम चार्ज था, एक दूसरे को रिपल कर रहा था। यहाँ पे सेम पोल एक दूसरे को रिपल करते हैं, दूर भगाते हैं। और अगर डिफरेंट पोल होंगे, अलग अलग पोल होंगे, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। मतलब यहाँ पे अगर ये पहला चुंबक है, ये दूसरा चुंबक है, पहले चुंबक का साउथ पोल दूसरे चुंबक के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, यानी यहाँ पे आकर्षण बल काम करेगा, आकर्षित होंगी चीजें। अगर यही उल्टा हो जाता, एक चुंबक ये है, इसका नॉर्थ इसका साउथ यहाँ, और एक दूसरा चुंबक इसका साउथ यहाँ, इसका नॉर्थ यहाँ, अब साउथ साउथ एक दूसरे क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ये इसको इधर धक्का देगा और ये इसको इधर धक्का देगा, ठीक। तो ये चीजें दूर जाएंगी, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो सेम पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती, रिपल करती हैं, और डिफरेंट पोल होंगी तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। तो ये हमारे पास में चुंबकीय फोर्स है। चुंबक आपने देखा ही होगा, कभी कभी क्या होता है कि चुंबक, मान लो ये दोनों चुंबक है, तो हो सकता है इधर से लेके आए तो ये आपस में चिपक जाएं, लेकिन कभी कभी ऐसा करते हैं तो ये चिपकती नहीं है, दूर फेंकती हैं। तो चुंबक भी दो तरह का ये व्यवहार दिखाता है, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण, और बिना टच के करता है, इसलिए ये क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। बिना टच के ही आपस में चीज़ें, आपको यहाँ इतनी दूर रहेगा फिर भी आपको फोर्स समझ में आएगा, हाँ ये इसको धक्का दे रहा है या इसको खींच रहा है। तो ये सारी चीज़ें, या चुंबक हो सकता है लोहे की कील, देखा होगा, अगर कील लोहे की यहाँ पे रखा है, चुंबक यहाँ है, तो कील ऑटोमेटिक इसके पास चिपक जाती है, दूर से बिना टच कराए, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक जैसे हैं। मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट के द्वारा काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है उसमें काम करता है। अगला चलते हैं ग्रेविटेशनल, और ये हमारा लास्ट है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे पास में है ये क्या है, देखते हैं। देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको बोलते हैं हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल। ये किस में काम करता है, ये किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में काम करता है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास हो, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। और कौन सा फोर्स, ये केवल केवल अट्रैक्शन का फोर्स है। ये इसको खींचता है अपनी तरफ, ये इसको, जितने फोर्स से ये इसको खींचेगा उतने ही फोर्स से ये इसको खींचता है। जैसे ये दो मार्कर है ना, इनके पास कुछ मास है, तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास कुछ मास हो, और वो क्या करता है, एक दूसरे पे बल लगाता है। जैसे एक मार्कर, ये इसके पास कुछ मास है, इसके पास कुछ मास है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा है। हमेशा खींचते ही है, पास ही आने का प्रयास करते हैं, दूर कभी नहीं भेजते। अभी तक जो हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक, ये क्या होता है, इसमें आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण बल होता है, ठीक है। इसमें कभी दूर नहीं जाती चीजें। जैसे ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ। अच्छा, तो कोई भी कर सकता है, हाँ कोई भी कर सकता है, ठीक। जैसे अब देखते हैं हम लोग, ये अर्थ के केस में सबसे ज्यादा हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये मास पे ही डिपेंड करता है। जैसे अगर सेम है दोनों तो तब तो सेम है। एक मान लो बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, एक छोटा ऑब्जेक्ट है,
ये भी इसके पास कुछ मास है, इसके पास भी मास है। अब क्या करेगा, जितने फोर्स से बड़ा वाला छोटे को खींचेगा उतने ही फोर्स से छोटा वाला बड़े को भी अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये इसको इधर खींचेगा, ये इधर, लेकिन मूव कौन करेगा, जो छोटा होगा, क्योंकि छोटा वाला हल्का होगा ना, तो उसको आसानी से खींच लेगा अपनी तरफ। जबकि बड़ा वाले को छोटा वाला खींचना थोड़ा सा मुश्किल, फोर्स उतना ही लगाएगा, बल उतना ही लगाएगा, लेकिन खींच नहीं पाएगा क्योंकि ये भारी होता है। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे सबसे भारी होगा वो सबसे ज्यादा फोर्स लगाएगा, सबसे ज्यादा तेजी से खींचेगा और सारी चीजें उसी के पास चली जाएंगी। तो अर्थ जो हमारा है यहाँ पे सबसे भारी है, पृथ्वी। पृथ्वी बहुत भारी है। जब पृथ्वी बहुत भारी है तो इसलिए कोई भी चीज ये गिरती है तो अर्थ पे सीधा जाती है। ठीक, ये गिरेगा, ये भी, हम गिरेंगे, हम भी अर्थ पे जाएंगे। कोई भी सामान ऊपर से गिरता है तो कहाँ जाता है, अर्थ पे ही गिरता है। क्यों, क्योंकि अर्थ सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उस पे उसका फोर्स सबसे ज्यादा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोनों हैं तो इन दोनों पे अर्थ तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये आपस में भी फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इनका फोर्स नहीं दिखाई दे रहा है। कारण ये है कि सबसे बड़ा तो अर्थ है, तो अर्थ के आगे इनका फोर्स खत्म नहीं होगा, लगेगा तो, लेकिन दिखाई नहीं देगा हमको। ठीक, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु पर जो बल लगाया जाता है उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, और पृथ्वी द्वारा तो मेन इसलिए है क्योंकि पृथ्वी सबसे बड़ी है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, एक बल का आकर्षण बल कार्य करता है, इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, एक मार्कर है, एक डस्टर होगा, वो भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल होता है और ये बहुत दूर तक काम करता है। आप सोचिए, बहुत ऊंचाई पे कुछ चीज अगर छोड़ेंगे वो भी नीचे आके गिरेगा। यानी ये दोनों जो थे ना, ये बहुत दूर तक काम नहीं करते। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, ये चार्ज चीजें हैं, एक यहाँ रखोगे, एक यहाँ, बस इतने तक काम करेगा। मैग्नेट भी एक यहाँ, बहुत बड़ा मैग्नेट लोगे तो हो सकता है इतनी दूर तक काम करे या इतनी दूर तक, लेकिन लिमिटेड है, ज्यादा दूर तक काम नहीं करता। मैग्नेट देखते होंगे ना आप, हो सकता है यहाँ तक लेके आए, अट्रैक्ट किया, लेकिन इससे इतना दूर पर रख देंगे कुछ नहीं होगा। तो ये जो है रेंज इनकी बहुत छोटी होती है। रेंज छोटी यानी ज्यादा दूर तक काम नहीं करते, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल बहुत दूर तक काम करता है। इसकी रेंज बहुत बड़ी है, 10 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ऊपर से कोई चीज गिरेगा फिर भी आएगा पृथ्वी पे ही, लेकिन ये 1 किलोमीटर दूर भी काम नहीं कर सकता। लेकिन स्ट्रांग कौन सा है पूछा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग नहीं होता। ठीक, कौन स्ट्रांग होता है, मैग्नेटिक फोर्स। कैसे सर, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब स्ट्रांग होते हैं, ज्यादा दूर तक तो काम नहीं करते लेकिन स्ट्रांग मजबूत होते हैं बहुत। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दूर तक काम करता है लेकिन कमजोर होता है। कारण क्या है, देखो, अगर मान लो ये चुंबक है या एक हम मान लो लोहे की कील लेते हैं। ठीक है, अगर लोहे की कील को हम अर्थ पे गिराना स्टार्ट करते हैं और एक छोटा सा चुंबक यहाँ पे रख देते हैं, मान लो ये दोनों चुंबक हैं और यहाँ से लोहे की कील गिरा रहे हैं, तो लोहे की कील कहाँ जाएगी, अगर चुंबक के बगल से गिराएंगे तो चुंबक इसको खींच लेगा। गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा है लेकिन नहीं खींच पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चुंबकीय बल ज्यादा पावरफुल है। छोटा सा चुंबक होगा और लोहे की कील को अपनी तरफ खींच लेगा, अर्थ की ओर नहीं जाने देगा। मतलब यह है कि मैग्नेटिक जो हमारे पास फोर्स है वो अर्थ वाले फोर्स से ज्यादा मजबूत है। तो यही चीज मैं बता रहा था कि मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी दूरी के लिए यही काम करता है। ये शॉर्ट रेंज है सब, इसका रेंज बहुत लॉन्ग है। तो ये सारी चीजें कुछ थी। मैं लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में आपको जल्दी से बताने का प्रयास किया, लेकिन तीसरे लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा लेक्चर क्या होगी सारी सर उसमें बातें, तो इसमें सारी की सारी फोर्स से रिलेटेड जो फार्मूले वगैरह हैं F=ma, उनसे रिलेटेड जो सवाल होंगे वो सारे के सारे सवाल करवाए जाएंगे और इनसे रिलेटेड कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स से और जितने भी एग्जांपल्स हो सकते हैं वो सारे एग्जांपल भी बताए जाएंगे। ठीक, एक एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स का बड़ा अच्छा है। जो हमारा अर्थ है सन के चारों तरफ घूम रहा है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही घूम रहा है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूम रहा है। हम पृथ्वी पे खड़े हैं, किस कारण ऊपर नहीं जा रहे हैं, क्या कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जांपल्स के बारे में अगले लेक्चर में और सारे हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।